कैसे वोट मिलती है? किसान सड़क पर हैं, मजदूर सड़क पर हैं, बेरोजगार युवा सड़क पर हैं, हम लोग सड़क पर हैं। तो फिर वोट कहां से आ रही है? वोट आ रही है ईवीएम में लूट करके। देश को गुलाम बनाने पर लगी हो, देश की 120 करोड़ की आबादी को गुलाम बनाने का जिसका लक्ष्य रहा हो, वो अगर सरकार में बैठेंगे तो मेरा कौन सा अधिकार सुरक्षित रहेगा? कराओ बैलेट पेपर से चुनाव, क्या दिक्कत है? आओ ना आप, जनता अगर आपको चाहती है तो जिता ही देगी आपको, बनो प्रधानमंत्री फिर से। सरकार और इलेक्शन कमीशन कितनी भी कोशिश कर ले, इस बार का चुनाव हम ईवीएम से होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे किसी भी हद तक हमें जाना पड़े। आज तक इलेक्शन कमीशन यह जवाब नहीं दे पाया कि 18,94,219 मशीनें कहां हैं, कि 40,000 ईवीएम मशीनों को वैन में रख के अलग अलग देश के भागों में इलेक्शन कमीशन घुमा रहा है। और इससे भी मजेदार बात कि जिन वैनों में रखकर वो मशीनें घुमाई जा रही हैं, उन वैनों के ऊपर लिखा है मोदी की गारंटी। दोनों ही स्थिति में साफ है कि इलेक्शन कमीशन और सरकार मिले हुए। इलेक्शन कमीशन जगह जगह घुमा रहा है मशीन्स को। हमें क्यों नहीं दीजिए? हमने उससे मांगी कि 50 मशीन हमें दो। आप 50 मशीन हमें दो, देश के 50 कोनों में हम अलग अलग जगह पर दिखाएंगे, दुनिया के सामने, प्रेस के सामने दिखाएंगे कि कैसे गड़बड़ी होती है। किसी भी स्टेट के चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी नहीं की जाए और कोई भी विपक्षी पार्टी जीत के आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा सरकार पर? केंद्र सरकार पर क्या फर्क पड़ेगा? उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास में केंद्र है और सेंटर से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती। अगर आंदोलन करना चाहें लोग तो 2 से 3 महीने बहुत ज्यादा है, और अगर सोते ही रह जाएं तो 3 साल 30 साल भी कम है। कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस कहां है? और इलेक्शन कमीशन अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, सरकार और इलेक्शन कमीशन एक ही है, तो फिर चुनाव इंडिपेंडेंट कैसे होगा? फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कैसे होगा? कि आपको ईवीएम की जो तकनीक है, जानते हो आप, ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है, क्या वो तरीका है, उसके विषय में जानते हो कि ये मशीन कैसे काम करती है? एक व्यक्ति मुझे बताए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अलावा इस धरती पर कोई नहीं बता सकता कि ईवीएम कैसे काम करती है। पर क्या अनपढ़ व्यक्ति जानता है? देश की आधी के लगभग आबादी अनपढ़ है, वो जानता है कि मशीन कैसे काम करती है? क्या उसको हक नहीं है कि वो ये जाने कि जिस कैंडिडेट को और जिस पार्टी को वो वोट दे रहा बिल्कुल साफ साफ उसे दिखाई दे? उसको पता लगना चाहिए। या हम तकनीक के नाम पर उसका ये अधिकार, उसका ये हक उससे छीन लेना चाहते हैं। मैं आज जनता से कह रहा हूं, इस देश की जितनी आबादी है, जितने मतदाता हैं, 1% साथ में खड़े हो जाओ। मैं देखता हूं इलेक्शन कमीशन है सरकार कैसे चुनाव कराती है। 1% अगर पंजाब खड़ा हो गया, देश का हर प्रदेश खड़ा होता चला जाएगा। एक बार आपने कह दी ना, पंजाब ने कह दी कि ईवीएम से चुनाव 2024 का होने नहीं देंगे, फिर आप देखिए नजर, ये आप ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। अगर इस चुनाव में ये ईवीएम से हो गया तो मोदी जीत के आएगा, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। तो पता नहीं, एक सफेद दाढ़ी वाला निकलता है, वो कहता है 8 बजे आके कि नोटबंदी, फिर कुछ समय बाद उसकी नींद खुलती है, फिर कहता आता है कि देश बंद, लॉक बंदी। पता नहीं किस दिन निकल के आ जाए और 8 बजे आके कहने लगे कि वोट बंदी, इस देश में वोट का अधिकार खत्म। क्या करोगे? जहां भी चुनाव पोस्टल बैलेट से हुआ या पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, 2 उदाहरण आपको बताता हूं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटों पर जिस समय पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही थी, तो कांग्रेस वहां पर 199 सीटों पर आ गई थी, 199 सीटों पर आ गई थी। और जैसे ही ईवीएम की सारी गिनती होकर आती है, बिल्कुल 180 डिग्री पर घूम जाता है। कांग्रेस 63 पर अटक जाती है और बीजेपी 166 सीटें लेकर सरकार बनाती है। और इसमें भी एक घपला किया गया कि जिस समय 2017 के बाद ईवीएम लाई गई, तो उस समय उसमें एक तो व्हाइट शीशा होता था और पर्ची देखने का समय भी 15 सेकंड था। वो 2 साल बाद ही 15 सेकंड का समय जो है घटा के 7 सेकंड कर दिया गया और शीशा बदलकर व्हाइट से काला कर दिया गया। और वो पर्ची जो है वो किसी भी वोटर को मिलती नहीं है, वो पर्ची उसी में कट के गिर जाती है। आपको नहीं पता है कि 7 सेकंड में बत्ती बुझने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको नहीं पता। मेरी आंखों के सामने दिखना चाहिए कि हाँ, मैं जिसको वोट देना चाहता हूं उसी को दी है और उसी को गई है, उसी के खाते में गिनी जाएगी।
ईवीएम में ये सुविधा नहीं है। देखिए, ये जो ईवीएम की लड़ाई है, ये बेसिकली आज की तारीख में इस देश में बहुत बड़ी लड़ाई है। मशीन का मसला नहीं है। इस मशीन के माध्यम से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, उसको छीना जा रहा है। और एक नागरिक होने के नाते मेरी और इस देश के तमाम नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने इन राइट्स को छीनने से बचाएं, इसके खिलाफ लड़ें। भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 यानी आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के विषय में सारी बातें कही गई कि इलेक्शन कमीशन, इस देश का एक इलेक्शन कमीशन होगा और इलेक्शन से संबंधित तमाम पावर उसमें समाहित होगी, सब उसके पास होंगे और उसकी जिम्मेदारी होगी इस सब को देखने की। और उसकी जिम्मेदारी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की। इलेक्शन कमीशन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सके, इसके लिए उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि सरकार का या किसी का भी कोई दबाव उस पर हो ना सके। यह बहुत जरूरी है। इसीलिए संविधान में आर्टिकल 324 में ही व्यवस्था की गई कि इलेक्शन कमीशन जिस दिन से इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया जाएंगे, जब तक उनका टेन्योर होगा, कोई उनको किसी भी तरह से छू नहीं सकेगा। इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने की प्रक्रिया है, यानी इंपीचमेंट, महाभियोग जो संसद में लाया जा सकता है, उसके माध्यम से उसको हटाया जा सकता है। तो इतना प्रोटेक्शन उसे दिया गया है कि कोई उसे छू भी नहीं सकता। और केवल यही नहीं, उसके पूरे टेन्योर में उसकी किसी भी तरह की सुविधा में कोई कमी नहीं की जाएगी। कोई सरकार हो जाए, उनके वेतन में कोई कमी नहीं की जाएगी, उनकी पावर में कोई कमी नहीं की जाएगी। यह इसीलिए था ताकि इलेक्शन जो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण एक कदम है, इलेक्शन के बाद ही बाकी सारी चीजें होती हैं। अगर इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो गया तो जिसको इस देश की जनता चाहेगी चुनना, वो चुन के आएगा और जिसका बहुमत होगा वो सरकार बनाएगा, कोई भी हो। लेकिन जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। पर ईवीएम के माध्यम से जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो किसी भी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं। आप अपने आप से पूछिए, मेरी बात छोड़िए आप। ईवीएम से जो चुनाव होता है उसमें 3 मशीनें इस्तेमाल होती हैं। एक जिसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, जिस समय आप बूथ में वोट डालने जाते हैं तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। दूसरी होती है बैलेट यूनिट, जिसमें वोट डालने वाला वोटर जो है बटन दबाता है अपने मनचाहे कैंडिडेट और पार्टी के सामने। और तीसरी होती है वीवीपैट मशीन, जिसमें 7 सेकंड के लिए एक पर्ची, जिसको आप वोट दे रहे हैं, ये वेरीफाई करने के लिए कि उसी को आपकी वोट गई है, तो वो 7 सेकंड के लिए पर्ची देखती है जिसपे काला शीशा लगा हुआ है। 7 सेकंड में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 70-80% लोग उस पर्ची को देख ही नहीं पाएंगे। और इसमें भी एक घपला किया गया कि जिस समय 2017 के बाद ईवीएम लाई गई तो उस समय उसमें एक तो व्हाइट शीशा होता था और पर्ची देखने का समय भी 15 सेकंड था। वो 2 साल बाद ही 15 सेकंड का समय जो है घटा के 7 सेकंड कर दिया गया और शीशा बदलकर व्हाइट से काला कर दिया गया। और वो पर्ची जो है वो किसी भी वोटर को मिलती नहीं है, वो पर्ची उसी में कट के गिर जाती है। अब आपको नहीं पता है कि 7 सेकंड में बत्ती बुझने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको नहीं पता है तो बताओ, आपको किसी को पता नहीं पता। और जो कंट्रोल यूनिट है जिसमें बटन दबाने के बाद ही वोटर जो बैलेट यूनिट है उसमें वोट डाल सकता है,
वो कंट्रोल यूनिट की ही गिनती होती है, वोटें उससे गिनी जाती हैं। लेकिन हम में से किसी को नहीं पता कि जिससे गिनती होती है मेरी वोट उसमें गई भी है कि नहीं गई, रजिस्टर हुई है कि नहीं हुई है। और रजिस्टर भी हुई है तो जिस कैंडिडेट को मैंने दी है, जिस पार्टी को दी है, क्या उसी के अकाउंट में रजिस्टर हुई है वो, या कहीं और रजिस्टर हुई है? हमें किसी को कुछ नहीं पता। जबकि लोकतंत्र में मैं जिसको वोट दे रहा हूं, जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को, इसको सुनिश्चित करना, ये आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने दिखना चाहिए कि हां मैं जिसको वोट देना चाहता हूं उसी को दी है और उसी को गई है, उसी के खाते में गिनी जाएगी। ईवीएम में ये सुविधा नहीं है। जब भी बार बार कोई बात आती है तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम पे विश्वास करो, हम कह रहे हैं ईवीएम सही है। और आज की तारीख में आप बहुत एक मजेदार तमाशा देख रहे होंगे। 6 जनवरी को जंतर मंतर पर जब हमने बाकायदा ईवीएम को ये सारा प्रदर्शन करके दिखाया और बताया कि किस तरह से सारा हेरफेर होता है, उस दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो पुराने 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, मिस्टर कुरैशी और मिस्टर रावत, दोनों को मैदान में उतारा है ईवीएम के पक्ष में बोलने के लिए। और दूसरा मैं भी सुना कि 40,000 ईवीएम मशीनों को वैन में रख के अलग अलग देश के भागों में इलेक्शन कमीशन घुमा रहा है। और इससे भी मजेदार बात कि जिन वैनों में रखकर वो मशीनें घुमाई जा रही हैं, उन वैनों के ऊपर लिखा है मोदी की गारंटी। जो असली बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर वैन के ऊपर लिखा है मोदी की गारंटी, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन की तो है, वो तो सरकार की है। और सरकार का ईवीएम को ले जाके दिखाने का मतलब क्या है? और अगर सरकार की नहीं है तो इलेक्शन कमीशन क्या प्रचार कर रहा है सरकार का? दोनों ही स्थिति में साफ है कि इलेक्शन कमीशन और सरकार मिले हुए। तो जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, जिसकी व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है। और इंडिपेंडेंट नहीं है तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैसे होगा? वो तो इंडिपेंडेंट रखने के लिए तो सारी व्यवस्था की गई थी। अब दूसरी बात, एक और सबूत आपको बताता हूं जिससे आप बिल्कुल निश्चित हो जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन और सरकार एक ही है। हमने आरटीआई के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन से मांगी। उसमें 18 हमने क्वेश्चन उनके सामने रखे, पर एक क्वेश्चन का मैं जिक्र करता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। हमने उस एक क्वेश्चन में पूछा कि इलेक्शन कमीशन ये बताए कि जो ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन इस्तेमाल हो रही हैं, ये किसी संस्था द्वारा, चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे इंटरनेशनल एजेंसी हो, कोई भी हो, किसी के माध्यम से सर्टिफाइड है क्या? मैं ये जो बात कह रहा हूं, जो हमने सवाल पूछा है, बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए आप यही माइक है आपका, आपके पास में कोई चीज है, इनको बाकायदा सर्टिफाइड किया जाता है। एक भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है ISI, एक तो वो होता है। अगर आप खाने की कोई चीज लेंगे तो डिपार्टमेंट है FSSAI, वो डिपार्टमेंट वो सर्टिफाइड करेगा। वो सर्टिफाइड जिसमें मोहर लगी होगी तभी आप इस बात को मान सकेंगे कि हाँ ये चीज खाने पीने वाली स्टैंडर्ड है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेते हैं तो BIS उसकी मोहर होती है। अगर आप सोना खरीदते हैं तो हॉलमार्क लगा होता है, आप तभी समझते हैं हॉलमार्क है तो हाँ प्योर है। ये सारी चीजें होती हैं। इवन आप छोटी से छोटी चीज देखिए कि नमक अगर आप लेने जाएंगे तो नमक की थैली पर भी FSSAI का मोहर लगी होती, निशान होता है। तो पूछा गया भाई क्या ये कहीं से सर्टिफाइड है? इलेक्शन कमीशन कहता, जवाब आप सुनिए, बहुत मजेदार, इनको एनालाइज करने की बहुत जरूरत है। इलेक्शन कमीशन कहता कि भाई ये बात मेरे से संबंधित नहीं है, ये तो आप उन कंपनियों से पूछो जो हमें ईवीएम बना के देती हैं, वीवीपैट बना के देती हैं, ये तो उनका सवाल है। अच्छा कोई बात नहीं, हम उनसे पूछ लेंगे। तो 2 कंपनियां बना के देती हैं, एक ECIL, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक तो वो देती है बना के जो हैदराबाद में है, एक देती है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो बेंगलोर में है और अब एक ब्रांच उसकी यहां पंचकुला में भी खुली है।
ये दो कंपनियां देती हैं। कोई बात नहीं, हमने उनसे पूछा, तो हमने ECIL से पूछा कि भाई ये जो मशीनें आप दे रहे हो इलेक्शन कमीशन को, ये कहीं से सर्टिफाइड है क्या? तो ECIL कहता भाई मुझे तो पता नहीं सर्टिफाइड है नहीं है, लेकिन एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इसका जरूर होता है, और वो इंस्पेक्शन कौन करता? STQC, कोई एक संस्था है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इंस्पेक्शन करती है। इंस्पेक्शन में और सर्टिफिकेशन में जमीन आसमान का अंतर है। मैं समझता हूं आप सब लोग इस बात को जानते हैं। इंस्पेक्शन करना एक अलग बात है, सर्टिफाइड करना, सर्टिफाइड होना, ये बिल्कुल अलग बात। तो पता लग गया कि वो भी सर्टिफाइड नहीं है। फिर हमने BEL से पूछा, भाई बताओ, तो BEL कह रहा है मुझे तो कुछ पता नहीं, मुझे तो इलेक्शन कमीशन की जो एक्सपर्ट कमेटी है जो मशीन बनाने को कहती है, मैं वो बना के उसे दे देता हूं, वही चेक करते हैं जैसे भी है, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं ना। 140 करोड़ नागरिकों की अधिकार का सवाल है, इस देश के 100 करोड़ मतदाताओं के अधिकार का सवाल है। अभी सर ने बताया था कि जर्मनी में एक व्यक्ति ने कहा कि ये जो मशीन है, मेरी वोट इसमें कहां जाती है कहां नहीं जाती मुझे नहीं पता है, तो मुझे तो पता होनी चाहिए कि मैंने जिसको दी मेरी वोट उसी को गई है। सिर्फ एक व्यक्ति के ऑब्जेक्शन पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने EVM को बंद कर दिया। एक व्यक्ति, यहां पर करोड़ों लोग आवाज उठा रहे हैं, और यहां पर करोड़ों जो नागरिक हैं उनके अधिकार का सवाल है, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और उनका मानव अधिकार, तीनों अधिकार उनके छीने जा रहे हैं, उसका सवाल है। तो वो तीनों ने कहा कि कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। ओके, ठीक बात है। अब इसमें एक चीज और निकल कर आई, ये जो कंपनियां हैं दोनों, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, और जो वो है आपकी BEL, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। तो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट कहां से रहा? जो संविधान का बेसिक प्रिंसिपल था कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इसके लिए इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो तो बात खत्म हो गई। तो जब कंपनियां जो हैं सरकार की, वो EVM बनाती हैं, वो VVPAT बनाती हैं, तो इलेक्शन में तो गड़बड़ होगी। और मानो कोई भी बात है तो सवाल तो खड़ा हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन जगह जगह घुमा रहा है मशीन्स को। हमें क्यों नहीं दीजिए? हमने उससे मांगी कि 50 मशीन हमें दो, आप 50 मशीन हमें दो, देश के 50 कोनों में हम अलग अलग जगह पर दिखाएंगे, दुनिया के सामने, प्रेस के सामने दिखाएंगे कि कैसे गड़बड़ी होती है। क्यों नहीं दी हमें? ये जो सारी चीजें हैं, इन सब चीजों की वजह से हम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और आगे देखिए, जहां भी चुनाव पोस्टल बैलेट से हुआ या पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, दो उदाहरण आपको बताता हूं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटों पर जिस समय पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही थी, तो कांग्रेस वहां पर 199 सीटों पर आगे थी, 199 सीटों पर आगे थी। और जैसे ही EVM की सारी गिनती होकर आती है, बिल्कुल 180 डिग्री पर घूम जाता है, कांग्रेस 63 पर अटक जाती है और बीजेपी 166 सीटें लेकर सरकार हो जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे संभव है? और ठीक इसी तरह से हुआ 2022 के विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए, जहां पे पोस्टल बैलेट की जो गिनती हुई, उस समय कुल 403 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 304 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही, यानी 3/4 हो गया, 3/4 का रेशो। और बीजेपी मात्र 90 सीटों पर। लेकिन जब टोटल गिनती होकर आती है तो बीजेपी 225 से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बना लेती है, समाजवादी पार्टी 121 पे सिमट जाती है। क्या ये सारी चीजें इस बात के लिए काफी नहीं है? मैं अगर वाकई में अगर किसी का ईमान जिंदा है और कोई चाहता है कि
जो संविधान है उसकी भावना के अनुरूप काम हो, तो इतना शक हो जाना ही काफी है इस सिस्टम को खत्म करने के लिए। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट दिया गया कि इसकी नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होना चाहिए, उसे सरकार ने क्यों बदला? अगर सरकार की नीयत साफ है, अगर सरकार को यानी मोदी जी को इतना लोग पसंद करते हैं इस देश में कि वो हार ही नहीं सकते, जीतेंगे ही, तो फिर आपको क्या जरूरत है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी उसको चेंज करने के लिए? पहले उसके लिए ऑर्डिनेंस लाया गया, इतनी जल्दबाजी थी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया पहले ऑर्डिनेंस लाया गया, अध्यादेश, देन उसके बाद में कानून लाया गया, बिल लाया गया संसद में और वो पास करा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को हटा के इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति में सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अपने द्वारा चुना हुआ एक कैबिनेट मंत्री उसमें रख दिया। एक विपक्ष के नेता, जब 3 में से 2 प्रधानमंत्री के ही आदमी हैं, खुद प्रधानमंत्री शामिल हैं, तो कौन सा व्यक्ति चुना जाएगा? तो असली सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस कहां है? और इलेक्शन कमीशन अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, सरकार और इलेक्शन कमीशन एक ही है, तो फिर चुनाव इंडिपेंडेंट कैसे होगा? फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कैसे होगा? और ये जो सारी व्यवस्था है, इसमें केवल एक ही तरीका है जिससे सीधा सरल कोई तरीका नहीं हो सकता, और वो है बैलेट पेपर। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो जिसने पहले कभी भी ना वोट दिया हो, लेकिन जब वो जाएगा सामने तो उसे देख के पता लगा लेगा कि हाँ मुझे इसको वोट देना, इसके सामने ठप्पा लगाएगा, वोट देगा, बैलेट उसमें डालेगा, बैलेट बॉक्स में चला जाएगा, उसकी गिनती उसमें होगी। ये हुआ है इस देश में, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, खूब सालों चला। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सब चीजों के आधार पर हम ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। और हमारा सवाल आप सबसे भी है और इस देश के तमाम पढ़े लिखे लोगों से भी है, एक को नहीं छोड़ना, तमाम पढ़े लिखे लोगों से भी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेके नीचे तक कोई भी जो पढ़ा लिखा है, हर एक से सवाल है, बताओ आप कि आपको ईवीएम की जो तकनीक है, जानते हो आप ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है, क्या वो तरीका है, उसके विषय में जानते हो कि ये मशीन कैसे काम करती है? एक व्यक्ति मुझे बताए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अलावा इस धरती पर कोई नहीं बता सकता कि ईवीएम कैसे काम करती है। और हम सालों से अंधों की तरह वोट डालते चले, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। मैंने बाकायदा जो हम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं हर जिले से, उसमें बाकायदा लिखा है शुरू में कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, इस देश में जितनी भी हाई कोर्ट है उनके तमाम जजेस, जिनकी संख्या लगभग 650-700 है, और इस देश के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनके तमाम जजेस, जिनकी संख्या 20,000 से ज्यादा है, इस देश के तमाम आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, जितने भी प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज के, जितने भी टीचर्स हैं स्कूल कॉलेजेस में, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं, जितने भी पीएचडी वाले हैं, जितने भी ग्रेजुएट हैं और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, एक व्यक्ति इस सवाल का जवाब दे दे कि क्या वो जानते हैं कि ईवीएम की तकनीक क्या है और ईवीएम कैसे काम करते हैं? आप सारे के सारे लोग हैं, आप सब इतने प्रबुद्ध पढ़े लिखे सब लोग, सेना के तमाम लोग, कोई एक बताए? जवाब सबका है नहीं, नहीं जानते। तो जिस माध्यम से चुनाव हो रहा है उसे 99% से ज्यादा वोटर जानता ही नहीं, तो वो चुनाव क्यों हो रहा है? उस प्रणाली से चुनाव उस प्रणाली से होना चाहिए, उस व्यवस्था से होना चाहिए जिसे पढ़े से पढ़ा व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति भी जानता हो कि यह प्रक्रिया इतनी साफ सुथरी सामने है कि मैं जिसको वोट देना चाहता हूं उसी को दी है और मेरी वोट उसी के खाते में गई है और गिने भी जाए। बहुत साफ सुथरा है। हम सिर्फ इतना ही चाह रहे हैं, इसी बात के लिए लड़ाई है।
और क्यों लड़ाई है? क्योंकि इस अधिकार से, इस वोट के अधिकार से हमारे तमाम बाकी अधिकार जुड़े हुए हैं। अगर मेरी वोट को चोरी करके गलत व्यक्ति सरकार में आ गया, मेरे तमाम अधिकारों को छीन लेगा, जैसे छीने जा रहे हैं। और मैं जिसको चाह रहा हूं वो चुन के आए, अच्छा व्यक्ति आएगा तो मेरे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। एक बार चुन के 5 साल के लिए हम हाथ में दे देते ना सारी अपनी बागडोर, और सरकार अगर ऐसी आ जाए को खत्म करने पर लगी हो, देश को गुलाम बनाने पर लगी हो, देश की 120 करोड़ की आबादी को गुलाम बनाने का जिसका लक्ष्य रहा हो, वो अगर सरकार में बैठेंगे तो मेरा कौन सा अधिकार सुरक्षित रहेगा? इसलिए मैं जो आज बोल रहा हूं, ये जो मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं जो कहीं भी आ जा रहा हूं, ये जो मेरी फ्रीडम है, मैं कुछ भी काम करूं, कोई व्यापार करूं, ये जो मेरी फ्रीडम है, मैं किसी भी धर्म को मानूं, किसी का भी प्रचार करूं, ये जो मेरी फ्रीडम है, मेरी जिंदगी और मेरी मौत की जो मेरी आजादी है, ये आजादी किसी को छीनने का अधिकार कैसे है? लेकिन जब सरकार बनाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर चोरी की जाए वोटों की, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। अगर किसी व्यक्ति की नीयत साफ है तो उसे क्या दिक्कत है? भाई जनता के हवाले है, जनता ही मालिक है, वो जिसको चुनेगी वो आएगा, सरकार बनाएगा। सो मेरे तमाम अधिकार इससे जुड़े हैं। इस देश के बच्चों की शिक्षा इस अधिकार से जुड़ी है। इस देश के लोगों को दवा मिल सके, डॉक्टर मिल सके, अस्पताल मिल सके, वो व्यवस्था इससे जुड़ी है। इस देश के महिलाओं की सुरक्षा हो सके, वो इससे जुड़ा है। इस देश के किसानों का भविष्य इससे जुड़ा है। इस देश के मजदूरों का भविष्य इससे जुड़ा है। इस देश के बच्चों का रोजगार, उनकी नौकरी इसी से जुड़ी है। कैसा लगता है कि एक व्यक्ति चुनाव में आने से पहले कहता है कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देगा हर साल, और अब तक के अपने 10 साल के कार्यकाल में वो 7.5 लाख लोगों को रोजगार नहीं दे पाया। 7.5 लाख, कहां 7.5 लाख और कहां 1 साल में 2 करोड़। जो व्यक्ति कहता था कि स्मार्ट सिटी बनाऊंगा 100, एक भी बना क्या? जो व्यक्ति कहता था कि डिजिटल इंडिया बनाऊंगा, हुआ क्या? किसानों की आय दुगनी करने की जिसने बात की, हुई क्या? वही व्यक्ति ईवीएम में गड़बड़ी करके बराबर सरकार में आता चला जा रहा है। कैसे वोट मिलती है? किसान सड़क पर हैं, मजदूर सड़क पर हैं, बेरोजगार युवा सड़क पर हैं, हम लोग सड़क पर हैं, तो फिर वोट कहां से आ रही है? वोट आ रही है ईवीएम में लूट करके। इसीलिए हमारा यह आंदोलन है, और यह आंदोलन हम सबका है, केवल मेरा नहीं है। वोट आपकी भी है, आपकी भी है, आपकी भी है और मेरी भी है। तो जितना मेरा हक है उतना ही आपका भी, जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी जिम्मेदारी आपकी। ये सबको मिलकर लड़ना है। और हम ये नहीं कह रहे कि कौन आए, मोदी जी बनवा के, लेकिन तरीका वो अपनाओ जो बिल्कुल साफ सुथरा, निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो। कराओ बैलेट पेपर से चुनाव, क्या दिक्कत है? आओ ना आप, जनता अगर आपको चाहती है तो जिता ही देगी आपको। बनो प्रधानमंत्री फिर से, जो मन में आता है करो। ये सारी चीजें हैं जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। और आखिर में एक बात, सरकार और इलेक्शन कमीशन कितनी भी कोशिश कर ले, इस बार का चुनाव हम ईवीएम से होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे किसी भी हद तक हमें जाना पड़े। 2024 का लोकसभा चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। आखिर में एक नंबर मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, जो भी लोग ईवीएम का विरोध करना चाहते हैं, कर रहे हैं, जो भी ईवीएम के खिलाफ है और बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं, एक नंबर जिस पर मिस कॉल कर सकते हैं आप लोग। और ध्यान रखिए, ये केवल एक ही नंबर है, कोई दूसरा नंबर इसके अलावा अगर देता है तो वो आपको धोखा दे रहा हो सकता है। वो ईवीएम के पक्ष में ये नंबर ये कह के कि ये ईवीएम के विरोध में है नंबर, ये कह के कोई दूसरा नंबर दे सकता है। तो जो नंबर मैं बता रहा हूं केवल वही नंबर है ईवीएम पर, ईवीएम को हटाने के लिए मिस कॉल का नंबर, और नंबर है 9667
2262। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो पड़ोस के लोग हैं उनको, अपने गांव मोहल्ले के जो लोग हैं, अपने फैमिली के लोग हैं, सबको बोलो इस पर मिस कॉल करें। 9667222062। एक बार फिर से बोलता हूं, 966 77 220 62। ये नंबर है, इस पर मिस कॉल कीजिए। अब प्रेस वाले साथी, आप जो सवाल पूछना चाहें पूछिए। सर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪੱਖ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? नहीं, अदालत के सामने बार बार पक्ष रखे गए हैं। इस समय दो पिटीशन बहुत महत्वपूर्ण पिटीशन हैं। एक पिटीशन तो है एडीआर की, उनकी पिटीशन मैं समझता हूं शायद अब तक की सबसे बेहतरीन पिटीशन है। इन सारी चीजों को लेकर कोर्ट ने सुनवाई उस पर कर ली, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग है। दूसरी एक पिटीशन है जो ये 5 राज्यों में चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में जो 14 से 15,000 कंप्लेंट हुई इलेक्शन के तुरंत बाद, जिनको डिसाइड किए बिना इलेक्शन कमीशन ने गिनती करा दी और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, उनको लेकर हमारे साथी एडवोकेट हैं नरेंद्र मिश्र, उन्होंने पिटीशन डाल रखी है। ये एक पिटीशन पेंडिंग है, ये दो पिटीशन पेंडिंग है। एक और बड़ी मजेदार बात बताता हूं। अभी जो आपने बताया कि मध्य प्रदेश में एक कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट जिस बूथ में उनका वोट है उस बूथ में उनको 0 वोट मिला है। तो मैं मान सकता हूं परिवार का व्यक्ति वोट ना दे, मान लो एक्सट्रीम हो सकती है, हालांकि कोई भी खड़ा है तो कोई हारे या जीते, अपना परिवार तो देगा ही देगा, पर फिर भी मान लो पत्नी ना दे, मां ना दे, पिता ना दे, बेटा ना दे, बेटी ना दे, भाई ना दे, यार खुद तो देगा वो जो खड़ा है, उसकी वोट 0 निकली। और ठीक यही राजस्थान में हुआ, और ठीक यही 2014 के लोकसभा चुनाव में बागपत कॉन्स्टिट्यूंसी, आप जानते होंगे चौधरी चरण सिंह जो प्राइम मिनिस्टर रहे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमारे साथी सुभाष कश्यप खड़े हुए, उनके अपने बूथ में उनकी वोट 0 निकली। अगर ईवीएम सब कुछ सही है तो ये कैसे हो रही है गड़बड़ी? और मजेदार बात बताता हूं, एक असम में दीमा हसो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें टोटल वोट है उस बूथ में 90, और टोटल वोट जो पोल हुआ 74%, ऑलमोस्ट 65 वोट्स। और जब काउंटिंग हुई तो उसमें कितनी निकली? उसमें 171 जो वोटें निकली। इलेक्शन कमीशन ने 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया। आप समझ रहे, मतलब ये स्थिति है। और यही नहीं है, एक और उदाहरण बताता हूं कि 2019 के चुनाव के बाद जिस दिन गिनती हो रही थी 23 मई 2019 को, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो डाटा पड़ा हुआ था, जितनी वोटें कास्ट हुई और जो वोटें निकल रही थी, तो 373 कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, 373 लोकसभा क्षेत्रों पर जितनी वोटें पड़ी थी उनसे 8,000 से लेके 18,000 वोटें ज्यादा थी। कैसे थी? इसके अलावा एक और मैं डाटा आपको देता हूं, बहुत मजेदार डाटा है, जिसके ऊपर बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन पड़ी हुई है। और आज ही जिस व्यक्ति ने वो पिटीशन डाली थी, मिस्टर मनोरंजन राय, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, आज ही आते हुए मैं जब आ रहा था रास्ते में, उनका फोन आया, उन्होंने मुझे और सारी चीजें बताई, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो उन्होंने हमें पहले दी थी वो मैं आपको बता रहा हूं। वो सुनकर आप जो है हैरान रह जाएंगे कि क्या घोटाला हो रहा है। और बहुत मजेदार बात हो, जो घोटाला है बहुत मजेदार है कि मनोरंजन राय ने आरटीआई डाल के इलेक्शन कमीशन से यह पूछा कि वर्ष 2014 से पिछले 15 सालों में आपने कितनी ईवीएम खरीदी और कहां से खरीदी? तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने 2 कंपनियों से ईवीएम खरीदी।
एक ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और दूसरी हमने खरीदी BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कितनी खरीदी? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने BEL बेंगलोर से खरीदी 10,05,662 और ECIL से खरीदी हमने 10,14,644। तो टोटल कितनी हुई? 20,20,306। इतनी खरीदी। मनोरंजन नायर ने फिर RTA लगाई और यह बात दोनों कंपनियों से पूछी, ECIL से और BEL से। BEL कहती है कि हमने 2014 के पिछले 15 सालों में इलेक्शन कमीशन को 19,69,932 EVM मशीनें सप्लाई की, ऑलमोस्ट डबल। और ECIL से जब पूछा तो उसने कहा कि हमने 19,44,593 इतनी EVM सप्लाई की। टोटल कितनी हो गई? 39,14,525। इलेक्शन कमीशन कह रहा है 20,20,306। घोटाला कितने का है? 18,94,219 मशीनों। आज तक इलेक्शन कमीशन यह जवाब नहीं दे पाया कि 18,94,219 मशीनें कहां हैं। यह है इलेक्शन कमीशन की बेईमानी। तो सर जो आप ये सारा बोल रहे हैं, जो मतलब कि जब उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं जो विरोधी स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी नहीं जीतती, चाहे कर्नाटक में, अब जो बिहार में वो सारा कर रहे हैं, भन तोड़ करनी पैंदी है सरकार ने, फिर ओदी वजह की है। मुझे एक बात का मुझे जवाब दीजिए। पंजाब दे विच हजे बीजेपी आई नहीं, लेकिन पंजाब के बीच में जो है वो किसका आदमी है? वो भी तो RSS का ही बंदा है। फिर वो वखरी गल है। वो बकरी गल नहीं है सर। नहीं तो ये वो सीधा मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सीधी गल है सर। मैं देता हूं, मेरे से पूछे। देखिए, दो चीजों को समझने की जरूरत है। एक तो यह है, अगर स्टेट के चुनाव में, किसी भी स्टेट के चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी नहीं की जाए और कोई भी विपक्षी पार्टी जीत के आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा सरकार पर, केंद्र सरकार पर क्या फर्क पड़ेगा? उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास में केंद्र है और सेंटर से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती। कोई भी सरकार सेंटर से ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो असली गड़बड़ी कहां हो रही है? वो लोकसभा चुनाव में। लेकिन इसके अलावा स्टेट में कहां कैसे गड़बड़ी हो रही है? जैसे गुजरात है, प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, होम स्टेट है। अगर वहां पर प्रधानमंत्री हार जाएंगे तो क्या संदेश जाएगा? स्वाभाविक उनके खिलाफ जाएगा। तो किसी कीमत पर वहां हारना नहीं है, तो वहां करना है मैनेज। दूसरा, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 80 लोकसभा सीटें हैं, 31 राज्यसभा सीटें हैं, विधानसभा की भी 403 सीटें हैं। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश RSS की दूसरी बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है। इसलिए उत्तर प्रदेश किसी भी हालत में हाथ से न जाए, वहां गड़बड़ी की जाती है। अब आप कहेंगे तो ये मध्य प्रदेश में, राजस्थान में क्या था? मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव अब हमारे सबके सामने हैं लोकसभा के चुनाव। लोकसभा के चुनाव से ठीक 2 महीने पहले अगर सभी जगह पर सुपड़ा साफ हो जाए बीजेपी का, तो संदेश क्या जाएगा? तो पिछली बार हो गया थी, हुआ ना। तो संदेश जो जाएगा। लेकिन ये चुनाव 2024 का चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। तो इन चुनावों में, 3 चुनावों में जो उन्होंने गड़बड़ी करके, मैं सीधे आरोप लगा रहा हूं,
कि जो बेईमानी करके ईवीएम के माध्यम से वोट लूटी हैं, उससे उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे। एक तो बीजेपी में जो कोई उनका विरोधी हो सकता था, या जो जिसका कद कोई इतना हो सकता था कि सेंटर में दावेदारी की कोई बात करे, एक तो उनको ठिकाने लगा दिया। जितने पुराने भी वो थे सारे, वो सब कर दिए ठीक, नए आदमी को ले आए। दूसरा, वो ये नहीं कह सकते, वो जानते हैं सब कुछ कैसे हो रहा, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं है कि ये कह सकें कि भाई ये तो मोदी जी नहीं, हम सबकी मेहनत से है और ये मोदी जी गड़बड़ी करके जीत के आए। और ये जो संदेश है 2024 के चुनाव से ठीक पहले कि भाई मोदी जी का जलवा कायम है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, ये लोगों में एक संदेश देना जरूरी है, इसलिए किया। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर ये नहीं है तो जो पोस्टल बैलेट की गिनती में 199 सीटों पर कांग्रेस आगे है, आप पोस्टल बैलेट से कराओ ना चुनाव, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप आज जीत गए। आपने कहा कि हम होने नहीं देंगे ईवीएम से, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला आपके पक्ष में नहीं देती तो कैसे रोकोगे? हम आंदोलन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं इस बात को समझ पा रही है और देश के लोगों को न्याय नहीं दे पाएगी, जन आंदोलन होगा इस देश में, गांव गांव में जन आंदोलन होगा पूरे जी। नहीं, पर जी लोक सभा 2024 ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗਿਣਵੇਂ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੋਡ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੀਗਲ ਮੋਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? कोई लीगल मोड नहीं है सर। मास लीगल मास मूवमेंट की बात कर रहा हूं। मास मूवमेंट एक अन्याय के खिलाफ होता है। जो सब कुछ इलीगल हो रहा है और लीगली कुछ ना हो पाए तो उस अन्याय के खिलाफ होता है जन आंदोलन, जन आक्रोश। और उसके लिए जो समय की बात कर रहे हैं आप, समय अगर आंदोलन करना चाहें लोग तो 2 से 3 महीने बहुत ज्यादा है, और अगर सोते ही रह जाएं तो 3 साल 30 साल भी कम है। एक बात, मोड ऑफ दैट आंदोलन, मोड ऑफ जो आप बता रहे हैं, इसमें 2 चीज आप समझें। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, जिनको कानून की, संविधान की जानकारी नहीं है, उन्हें लगता है कि बहुत कम समय है। लेकिन जब देश में हालात बहुत विपरीत हो जाएं तो चुनाव 6 महीने टाले जा सकते हैं, और केवल 6 महीने नहीं, इस तरह से 6 महीने करके 1 साल तक टाले जा सकते हैं। मोड बाकी जो है, आप भी और हम भी सारे के सारे मिलके सोशल मीडिया, क्योंकि बाकी तो कुछ है नहीं, यही मीडिया है। आपके हाथ में जो फोन है वो मीडिया है। फेसबुक पे लाइव करो, ट्विटर पे करो, आप व्हाट्सएप करो, जो भी करो, यही है आपके पास लोगों तक बात पहुंचाने का जो तरीका है। और जिस तरह से, मैं आपको नहीं जानता, पर आपने मुझे सोशल मीडिया पर देखा, मुझे यहां इन्वाइट किया, और मैं जानता हूं कि ये जो आपकी केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा है, केवल चंडीगढ़ में नहीं है, पूरे देश में है इसकी ब्रांच, इसके लोग पूरे देश में है। तो मैं समझता हूं एक झटके में ये सारी बात आप पूरे देश में फैला देंगे, यही तरीका है। समय कम नहीं है, ये केवल छलावा है। ईवीएम से चुनाव कराने के लिए 1 साल पहले से मशीनें तैयार की जाती हैं, हमारे भेजने के लिए इधर से उधर, और बैलेट पेपर मात्र 8 दिनों में छप जाता है। कौन सा तरीका सही है? कब छपता है बैलेट पेपर? बैलेट पेपर छपता है जब नॉमिनेशन शुरू होते हैं और नाम वापस लेने की, नॉमिनेशन विड्रॉल की आखिरी डेट होती है। उस दिन 3 बजे तक विड्रॉल की डेट होती है, और 3 बजे के बाद जो जिसने विड्रॉ कर लिया, वो जो मैदान में रह गए, उनकी एक लिस्ट बनती है कि ये कैंडिडेट है, ये इनका चुनाव चिन्ह है, और 5 बजे वो सबको बता दी जाती है। उसके बाद बैलेट पेपर छपने जाता है, और उसके बाद समय कितना होता है? 14 दिन का समय होता है। और पोलिंग से 1 दिन पहले, या कहो 48 घंटे पहले, चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। ठीक सर? और उससे पहले वो सब कुछ छप के आ जाते, तो मात्र 8 दिन में बैलेट पेपर छप जाता है। तो कहां समय कम है? कोई समय कम नहीं है। सोने के लिए तो कितना ही भी समय ले लो, जागने के लिए तो
एक सेकंड, एक पल, काफी टेक्निकली कितना गड़बड़ होगी? तीनों चीजें होती हैं सर। एक तो हम सबको ये जरूर समझना चाहिए, हर कोई इंसान ने जो चीज बनाई है, जो भी मशीन बनाई है, उसमें छेड़छाड़ हो सकती है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, एक बात। दूसरी बात, जो मशीनें गायब हैं उनके माध्यम से भी मशीनें बदली जाती हैं। इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। 2022 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, एक वीडियो बड़ी जबरदस्त चली, जो वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, ये उसकी वीडियो है। और उसने ये कहा कि भाई जो मशीन जिसमें वोट पड़ी है वो तो जमा करने के लिए दी नहीं गई, दी तो हमें दूसरी गई है, दूसरी जाके जमा करें। बहुत जबरदस्त वायरल वीडियो, एक ही हो गया। और तीसरा ये है कि जब मैन्युफैक्चरिंग सरकार के हाथ में है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो लोग हैं उनमें मैक्सिमम आउटसोर्सेज के लोग हैं, ठेके वाले हैं, और जिस देश में सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका, मैक्सिमम सरकार के इशारे पर अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ भी गड़बड़ी करने को तैयार है, वहां प्राइवेट व्यक्ति से आप कैसे उम्मीद करोगे कि वो ईमानदारी से काम करेगा? ठीक सर। तो जो गड़बड़ी होती है वो चिप में ही मैनिपुलेशन होती है। और मेरा सीधा सा सवाल है कि मशीन रखो आप एक तरफ, मैं तो जानता नहीं भाई, चलो मैं पढ़ा लिखा मान लेता हूं, एक बार को पढ़े लिखे जानते हैं, पर क्या अनपढ़ व्यक्ति जानता है? देश की आधी के लगभग आबादी अनपढ़ है, वो जानता है कि मशीन कैसे काम करती है? क्या उसको हक नहीं है कि वो ये जाने कि जिस कैंडिडेट को और जिस पार्टी को वो वोट दे रहा बिल्कुल साफ साफ उसे दिखाई दे? उसको पता लगना चाहिए। या हम तकनीक के नाम पर उसका ये अधिकार, उसका ये हक उससे छीन लेना चाहते हैं, जैसे गरीबों की कोई कीमत नहीं। मानना कि वीवीपैट वाले पर्चियां दी गिनती की थी जावे कि कितने वोटां नहीं है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो मशीन है ही नहीं, मुझे चाहिए नहीं। वो भी तो डिमांड है मशीन दे विच। नहीं, मैं नहीं कर रहा, वो डिमांड तो वो कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के जो वो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि पर्ची हमें दे दो, मतलब वोटर को पर्ची दे दो, एक डिब्बा रख दो, वोटर उसमें डाल दो, उनकी गिनती कर लो। ये उनकी डिमांड, हमारी डिमांड नहीं है। हम तो फिर भी यही कह रहे हैं कि तुम भी ये बताओ जो डिमांड कर रहे हो कि मशीन कैसे काम करती है, मुझे बताओ। मैं तो बहुत सीधा सवाल सर, आप पूछें। अपोजिशन पार्टी आपका साथ क्यों नहीं दे रही, क्या बात है? सर ये सवाल तो वैसे उन्हीं से पूछना चाहिए, पर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उसके 2-3 कारण मुझे नजर आ रहे हैं। कि पहले अपोजिशन पार्टियां बिल्कुल नहीं बोलती थी, लेकिन इस बार कम से कम 2 लोग बहुत मजबूती के साथ में बोल रहे हैं। एक दिग्विजय सिंह उससे कांग्रेस पार्टी से, और दूसरा माननीय अखिलेश यादव जी जो हैं वो बोल रहे हैं। और आज नहीं बोलेंगे तो कल इन्हीं सभी विपक्षी पार्टियों को यहीं आना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, इसका विरोध करना पड़ेगा। मैंने उनसे, दिग्विजय सिंह साहब से एक दिन हमारी मुलाकात इत्तेफाक होगी नॉर्थ एवेन्यू में दिल्ली में, इसी तैयारी के सिलसिले में, तो मैंने उनसे सिंपल कहा था कि जो 3 राज्यों में सरकार आपके हाथ से छीन ली गई, सबसे बड़ा नुकसान तो आपको हुआ। तो माननीय राहुल गांधी जी बोलते क्यों नहीं है? सोनिया जी बोलती क्यों नहीं है? भाई ये तो बड़े नेता हैं, ये बोलेंगे तो ही तो असर पड़ेगा। हम तो कितना भी बोलते रहे उतना असर नहीं पड़ेगा। आप बोलो, और अगर आप नहीं बोलेंगे और ईवीएम से चुनाव 2024 का हो गया तो मैं लिख के दे रहा हूं कि मोदी को कोई नहीं हरा पाएगा। जितने पिछले रिकॉर्ड है सारे रिकॉर्ड तोड़ के वो सत्ता में आएगा, और उसके बाद इस देश में कोई चुनाव होगा नहीं। और अगर देश तबाह होगा तो कांग्रेस भी उतनी ही गुनहगार होगी, अपोजिशन पार्टियां भी उतनी ही गुनहगार होंगी जितनी बीजेपी या मोदी। मैंने बहुत स्पष्ट कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं आ रहे। मैं तो कहता हूं देश के लोग तो उन्हें वोट दे रहे खूब। भाई आज की तारीख में भी इतने बुरे हालात में, आज तो कहीं ज्यादा हैं, लेकिन इससे पहले भी पूरे देश में कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिला है। 12 करोड़ क्या, 2 करोड़ आदमी अगर मेरे पीछे हो गए, मैं बता दूंगा कि कैसे खराब है। मैं आज जनता से कह रहा हूं, इस देश की जितनी आबादी है, जितने मतदाता हैं, 1% साथ में खड़े हो जाओ, मैं देखता हूं इलेक्शन कमीशन है सरकार कैसे चुनाव कराती है। 1%, पर जिनके साथ 12 करोड़ वोट है। और दुख इस बात का मुझे है कि कांग्रेस उस समय भी नहीं बोल रही जब सेम पित्रोदा साहब, जो माननीय राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री रहे,
उनके तकनीकी सलाहकार, और इस देश में जो संचार क्रांति है, आज जो हम ये सब फोन ये सब लेके घूमते हैं, जितना कंप्यूटर है, ये उस इंसान की वजह से आया। He was the only man। तो वो लेके आ रहे, वो ये कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती। इंजीनियर है वो, ऐसा नहीं है कि वैसे कुछ साधारण व्यक्ति है, ही इज इंजीनियर है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ईवीएम का विरोध विपक्ष को सड़क पर आकर करना चाहिए और ईवीएम का बहिष्कार करते हुए चुनाव नहीं होने देना चाहिए। बावजूद उसके बेनिफिशियरी है ये अपोजिशन वाले या पहले रहे हैं, या किस टाइप की कंस्पिरेसी है उनके साथ? मैं नहीं जानता सर कि कॉन्स्पिरेसी क्या है, लेकिन मैं इस बात से वाकई में दुखी हूं कि विपक्ष को जिस तरह से खुल के आना चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। और मुझे ये विश्वास है कि जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ेगा वैसे विपक्ष भी आएगा, क्योंकि दो वजह से मुझे लगता है, एक वजह से लगता है विशेषकर, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, दिल्ली में किसान पहुंचे तो शुरू में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी साथ, लेकिन जब किसान वहां जम गए और सबको यह एहसास हो गया कि यह आंदोलन अब हटने वाला नहीं है, अब ये लड़ाई आर पार की है, तो धीरे धीरे सभी पॉलिटिकल पार्टियां आई, उन्होंने सपोर्ट किया। ये भी इसी बार ऐसे होने वाला है। जो हमने आपको मिस कॉल नंबर दिया, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं 2 लाख से ज्यादा मिस कॉल प्रतिदिन आ रही है। इसका मतलब, और दूर दराज के इलाकों से आ रही। मेरा फोन जो मेरा अपना नंबर है बंद नहीं होता, बजता रहता लगातार। दूर दराज के जो गांव है वहां से फोन आ रहे हैं। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से मुझे फोन नहीं आए। आप इधर से लेको, मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई लद्दाख से मुझे फोन करेगा, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, वहां से फोन करेगा कि हम आपके साथ में हैं। नीचे आप चले जाइए, क्या तमिलनाडु, क्या केरल, क्या आंध्र प्रदेश, क्या तेलंगाना, क्या आपका कर्नाटक, क्या उड़ीसा, क्या झारखंड, क्या आपका बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा में 2 तारीख को हमारी मीटिंग है, जा रहे हैं हम लोग। वहां से राजस्थान हुआ, इवन गुजरात हुआ। गुजरात में 9 तारीख को मीटिंग है, बड़ी जबरदस्त मीटिंग होगी मोदी जी के गढ़ में, अहमदाबाद में। आज कल 28 तारीख कल राजकोट में हो रही है। लगातार इस जगह से, और इधर आपका ही पंजाब में तो मैं घूम ही रहा हूं, साथ में हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मतलब कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां से लगातार हमारे साथ लोग जुड़ नहीं रहे हैं। ये देश के हर कोने तक आंदोलन पहुंच चुका है। पर फिर भी एक बात कहता हूं, अगर पंजाब खड़ा हो गया, और मैं यही निवेदन करने आया हूं, अगर पंजाब खड़ा हो गया, देश का हर प्रदेश खड़ा होता चला जाएगा। एक बार आपने कह दी ना, पंजाब ने कह दी कि ईवीएम से चुनाव 2024 का होने नहीं देंगे, फिर आप देखिए नजर, ये आप ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। और आपने किया नहीं कि हरियाणा साथ में खड़ा होगा, और इसके बाद हर प्रदेश खड़ा होता चला जाएगा कि हम ईवीएम से बचाने के लिए, अपनी नस्लों को बचाने के लिए, अपनी फसलों को बचाने के लिए यही 3 महीने हैं। मेरी बात पे विश्वास करो या ना करो, मुझसे सहमत हो या नहीं हो, अगर इस चुनाव में ये ईवीएम से हो गया तो मोदी जीत के आएगा, और उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। तो पता नहीं, एक सफेद दाढ़ी वाला निकलता है, वो कहता है 8 बजे आके कि नोटबंदी, फिर कुछ समय बाद उसकी नींद खुलती है, फिर कहता आता है कि देश बंद, लॉक बंदी। पता नहीं किस दिन निकल के आ जाए और 8 बजे आके कहने लगे कि वोट बंदी, इस देश में वोट का अधिकार खत्म। क्या करोगे?